अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सियासत और अदलिया पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले दो शोबे हैं। और अदलिया की अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की अभी IMF की साथ जो मुलाकात हुई उसकी बाज़गश्त अभी थमी ना थी कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपोजिशन की जमातों से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस का सियासी नौयत की मुलाकातें करना ये कितना गैर मामूली है, या आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनमें ये एक मामूल की बात समझी जाए, और इसकी टाइमिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सियासत की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने कल जहां पर एक तरफ PTI को ग्रोह कहकर मुखातिब किया या पुकारा, तो आज उन्हीं के जमात के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने ये बयान दे दिया है कि PTI एक मुल्क दुश्मन जमात है। क्या इस किस्म के बयानात का आना और हुकूमत की जानिब से आना ये हमें क्या बता रहा है? आगे आने वाले दिनों में हुकूमती पॉलिसी PTI के हवाले से क्या नज़र आ रही है? क्या उभरता हुआ नज़र आ रहा है? PTI के कैंप में क्या कुछ हो रहा है और अदलिया में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार और सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब, और अपना प्रोग्राम भी करते हैं हेड ऑन के नाम से 365 न्यूज़ पे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस साहब की मुलाकातें हैं उधर से अगर हम आपके साथ आगाज़ करें तो चीफ जस्टिस साहब की जो IMF के वफ्द के साथ मुलाकात हुई थी, अभी तो उसी की बाज़गश्त थमी ना थी। लोग उस पर बड़े तबसरे कर रहे थे और वो ज़रा हज़म कुछ मुश्किल से ही हुई काफ़ी लोगों को, काफ़ी सियासी जमातों के लीडरान को भी। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के साथ चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब की पूरी कानूनी टीम वहाँ पर मौजूद थी। क्या इस मुलाकात को मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से ही देखा जाए, या इसके पीछे कोई और पहलू भी हैं? आपके नज़दीक क्या ये दुरुस्त ऑप्टिक्स हैं कि जबकि माजी में तो हमने ये भी देखा है कि चीफ जस्टिस साहिबान तो जो होते थे वो सियासतदानों के साथ या सियासी जमातों के साथ मुलाकातें नहीं किया करते थे, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर एक हमेशा ही सवाल उठता है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर हम ये कहें कि इस वक्त पूरे मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, और ये भी गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग और एक नई तारीख रकम हो रही है। इस वक्त जो निज़ाम रियासत है उसमें नए नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। अलबत्ता कल जो मुलाकात थी चीफ जस्टिस साहब से, वो जिस तरीके से हुई उसमें मेनली कुछ जुडिशल इस्लाहात हैं, कोई जुडिशल एक कैलेंडर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट ख्वाहा है, कुछ पेंडेंसी ऑफ केसेस का मामला है जिसके हवाले से कुछ एक ख़त और दीगर मामलात के हवाले से ख़त प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा हुआ था टू द चीफ जस्टिस। इस सिलसिले में मुलाकात हुई, लेकिन वो बड़े कॉर्डियल माहौल में मुलाकात हुई है, और एक जो उससे तासुर मिलता है कि हुकूमत के साथ सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, और शायद इस बात का इदराक चीफ जस्टिस साहब को भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी डिस्टिंक्ट डिवीज़न है। ये डिवीज़न हमें माजी में भी देखने को मिली है, लेकिन जब काजी फैसल साहब आए तो उस वक्त तो ये अपने पीक पर चली गई, उरूज पर चली गई। अब याहिया अफरीदी साहब हैं तो यकीनी तौर पर इस वक्त भी एक मामला ऐसा ही है जहाँ इतने सादा चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मुलाकात का होना, प्राइम मिनिस्टर से उनका मिलना, इससे इस बात को भी तक़वियत मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का माबैन कोई वॉइड नहीं है। इनफैक्ट अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है। आम तौर पर जुडिशरी के साथ एग्जीक्यूटिव के मामलात इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आज के एज वी स्पीक आज के दौर में तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइए कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जब मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, तो उसमें सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। अब ठीक है, वो एक गैर मामूली हालात में वो मुलाकात हुई थी और 6 जजों ने जो ख़त लिखा था, तो उस तनाजुर में उस मुलाकात का जो उभरना सामने आया था वो उस तनाजुर में हुई थी। क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात दूसरी जानिब अकेले हुई है, उनके साथ कोई और सीनियर जज नहीं मौजूद थे? इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? क्या वो जस्टिस मंसूर को इस मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे थे? देखिए, उसकी मुलाकात की वजह उनका अकेले मिलना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वही है जो मैंने आपको जो जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में, वो जज साहिबान तो अब इस स्टेज पर चले गए हैं माजरत के साथ, नहायत एहतराम के साथ, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ शायद इकट्ठे बैठ के कहीं चाय पीना पसंद ना करें।
ये तक डिवीज़न शुरू हो गई है। और ये हमें नज़र आती थी, माजी में भी नज़र आती थी, लेकिन शायद वो आहिस्ता आहिस्ता पीक कर रही थी। फिर काजी फैसल साहब के दौर में लगा कि वो पीक कर गई है। अब शायद लगता है कि कोई नया हाइट, वो नया उसको पहुंच रही है, एक नए अरूज को पहुंच रही है। तो यही वजह है कि अगर वो उन्हें दावत देते भी तो मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत के साथ ना मिलना चाहते, ना ही वज़ीर आज़म से मिलना चाहते, क्योंकि याद रहे कि वो अफेक्टी हैं, वो चीफ जस्टिस बन रहे थे और उनके हाथ बिल्कुल करीब था उस कुर्सी के। वो उनसे ले ली गई। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी एक स्पेशल जुडिशल कमीशन के बाद, और जिसने चीफ जस्टिस का इंतखाब किया और उसने ऑलमोस्ट मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड किया है। तो वो तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। और फिर जनाब मुनीब अख्तर साहब भी इस मामले के अंदर वो उतने ही बड़े इफेक्टी हैं और उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने अकेले ही मिलना मुनासिब समझा। अच्छा मुनीब साहब, ये बताइए कि आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई, उस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि वो कल यानी कि 21 फरवरी को अदालती पॉलिसी साजी के हवाले से अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई जाकर उनसे हंसी खुशी मिलने का फैसला कर लेगी? देखिए, उन्हें मिलना तो चाहिए और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में बताना भी चाहिए, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली, रादर मैं अगर कहूँ स्ट्रिक्टो सेंसो एक टर्म होती है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को। कोई भी मामला आता है 184(3) के तहत तो वो आंखें बंद करके वो कमेटी के हवाले होता है और फिर वो आईनी बेंच के सामने चला जाता है। लिहाजा ना फुल कोर्ट बन रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बने। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस हवाले से भी कुछ चीफ जस्टिस साहब अपना ख्याल उसके अंदर जाहिर करें, या कम से कम पूरे कोर्ट का विजडम उसके ऊपर सामने आए। जो तहरीक इंसाफ मांग रही है वो समुंदर है, और जो शायद उन्हें ऑफर हुकूमत, एग्जेक्टिव या जुडिशरी या कहीं और से हो रहा है, वो तो शायद एक बर्तन है पानी का। मैं आपको इससे सादा मिसाल और क्या दे सकता हूँ। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बताइए कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी तनाज़े पर अपनी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, और साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को काम करने से भी रोकने की इस्तदा की है। अब इस दरख्वास्त से कुछ निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त फारिग हो जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आईनी बेंच के सामने ही जाएगी। ख्याल क्या है, बल्कि जाएगी वहीं पे, क्योंकि 184(3) के तहत आईनी मामला है और उसका फेट क्या होगा ये मेरे ख्याल में हम सबको पता है। वो दरख्वास्त मेरे ख्याल में इतना उसको अगर वो सुनी भी जाएगी तो उस पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो इंटरप्रिटेशन के इशूज़ भी निकाल दिए हैं कि 200 की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं की सदर मुमलिकत ने, और इफेक्टिवली उन्होंने ये भी कहा है कि ये विक्टिमाइज़ किया गया उन जजेस को जिन्होंने वो खत लिखा था पहले कि मुदाखलत होती है। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, जो कि सीनियर प्यूने जज थे, उन्हें रोकने के लिए सरफराज डोगर साहब को लाया गया है। अब किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, फैक्ट्स तो बाय एंड लार्ज इसके बिल्कुल करीब हैं। मामलात ऐसे ही थे और वो डिवीज़न इतनी बुरी है कि 2 ग्रुप्स हैं, उनमें हवाले से कहा जाता है कि ये तो इमरान खान का फ़ैन क्लब है ये जो जज साहिबान है, तो क्या इन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये जज साहिबान ये तो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है, इनके साथ तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जहाँ इतनी बुरी डिवीज़न हो वहाँ पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बताइए कि अब ज़रा सियासी फ्रंट पे भी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो पीटीआई को ग्रो कहकर पुकार रहे हैं। फिर आज वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि, और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कल ये भी कहा था कि लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई एहतजाज नहीं होगा, तो क्या ये अब कोई नई रियासती पॉलिसी आपको नज़र आ रही है बनती हुई, या ये कोई नया स्पेल शुरू होने जा रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़, हुकूमत का कोई एक्शन का नया स्पेल शुरू होने जा रहा है? देखिए, एक बात जहन में रखिए कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। सख्ती का एलिमेंट भी देखा, फिर 26वीं यानी तरमीम भी उसी एक महीने में पास हुई। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हुई। मैंने उस वक्त भी खबर दी थी कि अब पॉलिसी तब्दील हुई है, यानी स्ट्रैटेजी शायद तब्दील हुई है। जब मंजूर होगा तो मुलाकातें होंगी, बीच में बंद भी कर दी जाएंगी। अब एग्जैक्टली दोबारा वही हो रहा है। आज सारा दिन तहरीक इंसाफ के दोस्त मौजूद रहे, मुलाकात नहीं हुई।
इसकी कोई कानूनी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है, इसकी वजह क्या है, ये तो बहरहाल जेल का अमला ही बता सकता है। इमरान खान साहब उनकी हमशीरा जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस निज़ाम के अंदर बड़ी सख्ती है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनस्लॉट भी जारी है। वो ये कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये तो करना ही ये चाहते हैं और ये तो पाकिस्तान की फ़ौज को, उनके सरबराह को टारगेट कर रहे हैं, रियासत को टारगेट कर रहे हैं, तो इनके साथ तो कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। दोनों तरफ पोजीशन इतनी सख्त है कि उसके नतीजे में मुल्क में इस वक्त एक बरहमी की कैफियत है और एक गुस्से का एलिमेंट भी मौजूद है, उस सख्ती का एलिमेंट भी बेशुमार मौजूद है। उसकी कानूनी या आईनी जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं दी जा सकती, लेकिन उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुनीब फारूक साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम एंकर भी हैं 365 न्यूज़ पे, और हमें बता रहे थे कि सियासी महाज पर और अदलिया के फ्रंट पर इनको क्या नज़र आ रहा है आगे होते हुए। इसी के साथ नाजरीन मुझे जाना है एक छोटे से वक्फे पे। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ सिंध के हवाले से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई डंपर के मामले पर हुकूमत को शायद ऐसा लग रहा है कि उसको कोई सियासी मकासद के लिए इस मामले को इस्तेमाल करने जा रहा है। ये क्या मामला है और पीपल्स पार्टी इस सारी सियासी जो एक तस्वीर बनी हुई है पाकिस्तान की, उसमें कहाँ खड़ी है। सिर्फ कराची में अगर हम पिछले गुज़िश्ता 40 रोज़ की बात करें तो सिर्फ कराची में पिछले 40 रोज़ में डंपर हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है। और अगर हम मामले की संगीनी की बात करें तो मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि हुकूमत सिंध को यानी कि पीपल्स पार्टी को इस इशू पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ गई है। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इन ट्रैफिक हादसात को या डंपर से मारे जाने वाले लोगों को सियासी रंग ना दिया जाए, सियासी रुख इस मसले को ना दिया जाए, बल्कि इसको हल करने में हमारी मदद की जाए। अब ये वाकयात क्यों इतनी शिद्दत से पेश आ रहे हैं और क्यों इसको रोकने में अभी तक की जो सिंध हुकूमत है वो नाकाम रही है, और क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है वो अपने तदारुक की तरफ किसी तौर पर बढ़ेगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर तवानाई, तरक्यात और मनसूबाबंदी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात और जो खास तौर पर जो डंपर के टकराने से होने वाली हलाकतें हैं उस पर सिंध हुकूमत को 2 रोज कबल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ गई। तो क्यों इस इशू पर सिंध हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ गई? इस इशू को सूबाई हुकूमत ने इंतजामी तौर पर खुद से क्यों नहीं हैंडल करना मुनासिब समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इसका सीरियस नोटिस लिया गया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, और फिर ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि जो ये हादसात हो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट मूव और दीगर बहुत सारी जो यहाँ पे इश्यूज़ थे उनको भी बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी था कि सबके साथ सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि फिर कहीं से कोई ना कोई मजम्मत आ जाती थी या कोई इस तरह के लोग जो सही ट्रैक पे नहीं है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाके कुछ और पेश करते थे और फिर एक महाज आ रही। इन सब से बचने के लिए ये कहा गया कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर ख़ुद 2-3 मीटिंग्स की जिसमें सख्त हिदायत दी। फिर सीनियर मिनिस्टर शर्जील साहब और होम मिनिस्टर जो है हमारे ज़िया हसन लंजार साहब, उन्होंने बात की, और उससे पहले सईद गनी साहब ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल हेड हैं या जो भी उनके लीडरशिप थी उन सब से भी मुलाकातें की ताकि एक बेहतर सिमत की तरफ जाया जाए और ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं इनको टैकल किया जाए। जी अच्छा, तो शाह साहब ये बताइए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ पर इत्तेफाक हुआ है कि ट्रैफिक हादसात और उनमें होने वाली जो हलाकतें हैं उनको सियासी रंग ना दिया जाए, तो ये बात क्यों की गई है? क्या सिंध हुकूमत को, आप लोगों को इस चीज़ का खदशा है कि कोई इस मामले को सियासी रंग दे के माहौल खराब कर सकता है? जी, 2 बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखें, एक हादसा भी नहीं होना चाहिए, एक जान भी बहुत कीमती है, लेकिन वैसे मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप
पूरा डेटा देखेंगे दीगर हमारे शहरों का भी, पूरे मुल्क की बात मैं कर रहा हूँ, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के और इतने बड़े शहर के बावजूद आपको दीगर शहरों में इस तरह की जो वाक़यात हैं वो मे भी ज़्यादा मिले, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट भी ज़्यादा होता है और इस पर फिर बहुत सारे लोग अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं। इसी वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। और देखें, हम लोग तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लिसानियत की या असबियत की बात कभी नहीं होती, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस बात को बड़ी हवा देती हैं। और आपके इल्म में है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो ये ट्रक ड्राइवर हैं, डंपर ड्राइवर हैं, या और जो भी इस तरह के हादसात में जो यहाँ पे हो रहे हैं, उनमें एक कम्युनिटी होती है, ख़ास तौर पर पठान हमारे भाई जो हैं वो ज़्यादा उसमें काम करते हैं। तो किसी तरफ से ये रंग देने की कोशिश की गई कि एक लिसानियत की बात की गई जो नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से भी ये ज़रूरी था कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, और फिर जो एक्शन भी हो, या खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो कोई उसको और रंग दे के और फिर एक इंतशार की कैफियत यहाँ पे पैदा न करने की कोशिश की जाए। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। और वैसे भी सीएम साहब ने इस पर पहले भी काफ़ी मीटिंग्स की और इंतज़ामिया को सख्त हिदायत दी हैं, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी किए गए हैं ताकि बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आए। अच्छा शाह साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई हुई है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी हुई है, उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अपना रद्द-ए-अमल दीजिए कि सिंध और पंजाब के तर्जुमानों में बाकायदा तौर पे एक रस्साकशी कह लें या एक सियासी जंग कह लें, वो चल पड़ी है। और पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि सिंध वालों को चाहिए कि हम ही से कुछ सीख लें गवर्नेंस के मामले पे। तो इस किस्म के इतने सख्त बयान उनकी तरफ से आना, आप लोगों के हवाले से, आप लोगों की गवर्नेंस के हवाले से ऐसे सवालात उनकी तरफ से उठाए जाना, जबकि आप लोग वफाक में उनकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? देखें, हमने तो हमेशा मुस्बत बात की है, और मैं एक और भी वजाहत कर दूं कि हमें बहुत एहतराम है सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर आप उनको कंपेयर करें जो बोजदार गवर्नमेंट थी या उससे अलावा दूसरी गवर्नमेंट थी, तो उसमें इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो इनसे कदरे बेहतर थे, और तभी शहबाज स्पीड भी कहा जाता था। लेकिन अगर आप बोज़दार साहब की गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगी तो मरीम साहिबा की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। इशू क्या हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पंजाब में अब की जा रही हैं। तो पंजाब की तरफ से मरीम साहिबा तो नहीं कहती चीफ मिनिस्टर साहिबा, लेकिन उनकी तर्जुमान या दीगर लोग जो हैं वो इस तरह का रंग देते हैं कि ये जी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस पे हमारी तरफ से कोई जवाब दे देता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पहले से हो रही हैं। तो वो अगर कह देते हैं कि जी अच्छा है आप वहाँ पे काम करें, लेकिन इसको इस तरह ना कहेंगे ये पहली दफ़ा हो रहा है पूरे मुल्क में, क्योंकि सिंध में तो ये तसलसल से हो रहा है, बड़े कई सालों से हो रही हैं इस तरह की चीज़ें। तो इस पे फिर दोनों तरफ से सख्त बयानात आ जाते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है बयानात की, और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, मिसाल के तौर पर जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी मेरी बहन है, उनकी, तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और उन्होंने कोई एक सिर्फ तस्हीह करने की कोशिश की। तो इससे थोड़ा सा बयानात जो हैं वो आए हैं दोनों तरफ से, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब ने अपना काम करना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पे उसका तसलसल है गवर्नमेंट का सिंध में, उसमें बहुत बेहतर काम कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका सिला हमें यहाँ के लोगों ने ही देना है। और आप देख लें कि 2008 से ज़्यादा सीटें हमें 2013 में मिली। तमाम हालात मुश्किल हालात थे। फिर 2013 से 18 में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी हमारे लिए, लेकिन हमने सिंध में 13 से भी ज़्यादा ली। अब 24 में
आपके इल्म में है कि किस तरह के हालात थे, उसके बावजूद हमने 18 से ज़्यादा सीटें ली सिंध में। तो ये हमारी वो कारकर्दगी है जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जिसका सिला हमें लोग देते हैं। तो हमें किसी और से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत और उनकी जो सुपरविज़न है, उसके तहत सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब हों या पूरी उनकी कैबिनेट या हमारी दीगर जो भी टीम है, वो दिन रात मेहनत करती है कि बेहतरी लाए। और हम अपने उसमें कामयाब हुए हैं और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतरी लाए हैं। काम करने की अब भी बहुत गुंजाइश है, तो काम हो रहे हैं। तो इसलिए कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए बातें। और अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हुई है तो अगर वो इससे खुश हो जाते हैं तो हम माजरत कर लेते हैं कि जी आप क्यों बुरा मान रहे हैं। हमारा कोई ऐसी नहीं थी बात कि आपका दिल दुखे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, फाइनली ये भी बताइए कि वफाक की अगर बात करें तो पीटीआई जो है वो ऐवान के अंदर मुसलसल एहतजाज कर रही है, और जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब भी अनकरीब एहतजाज की तरफ शायद आ जाएंगे, क्योंकि अब तो वो भी ऐवान के अंदर ये बात खुलेआम बरमला कह रहे हैं कि जो फैसले सियासतदानों को करने चाहिए थे वो फैसले अब बंद कमरों में हो रहे हैं। क्या वैसे पीपल्स पार्टी को भी इस बात से मौलाना साहब की इत्तेफाक है कि फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं, हालांकि ये फैसले सारे सियासतदानों को करने वाले हैं और उनको करने चाहिए थे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है। यही वजह है कि जो ये इलेक्शंस हुए, पीडीएम में हम साथ रहे, अलाइज थे पीएमएलएन के, जेयूआईएफ भी उसमें शामिल थी। लेकिन आपने देखा कि जब इलेक्शंस हुए 2024 वाले, तो पीएमएलएन ने तो यहाँ पे जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहाँ पे आकर हमारे ख़िलाफ़ बड़ा सख्त महाज बनाया, जिसमें जेयूआईएफ भी थी, एमक्यूएम भी थी, जीडीए भी थी और बहुत सारे लोगों को शामिल करके इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे 18 से भी ज़्यादा हमें सीटें जो हैं यहाँ पे मिली हैं। तो उसके बाद हमने तो कहा था, जो आज़ाद अरकान थे, कि भाई आप गवर्नमेंट बना लें, हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीटीआई का तो तर्ज़ सियासत ही अनोखा है, वो तो अपनी बात और उनकी बातें समझ से बाहर हैं। तो फिर पीएमएलएन ने राब्ता किया तो हमने उनको सपोर्ट की, और और ये हमने कोई खुशी से सपोर्ट नहीं थी, ये हमारी मजबूरी कह लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या हमारा एक बहुत सारे लोग हम पे तनकीद करते हैं, चले हमारा गुनाह ही कह लें। सिर्फ ये है कि हमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हम अहम समझते हैं, जमहूरियत को अहम समझते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। हमने इनको सपोर्ट इसलिए किया था फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, कि अगर उस वक्त जो हंग पार्लियामेंट था, अगर हम इनको सपोर्ट ना करते, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ना होती, तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो आपके इल्म में है कि क्या नए इलेक्शन फिर हो जाते 60 दिन में या 90 दिन में, फिर पता नहीं क्या हालात होते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये कड़वा घूंट जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी, पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए किया। तो हम समझते हैं कि अब भी सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ज़रिए हल होनी चाहिए, और पार्लियामेंट ही वाहिद हल है जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो ये फ़ैसले बेहतर कर सकती हैं, मुस्तकबिल के भी, हाल के भी, ताकि बेहतरी आए। और मौलाना साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि वो पार्लियामेंट में ही मसले हल हों। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनका सियासी नज़रिया भी सुना, और उनका जो सिंध में ट्रैफिक हादसा के हवाले से जो एक प्लानिंग अब सिंध हुकूमत कर रही है वो भी आपके सामने हमने उनके तवस्सुत से रखी। अब अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि लोग इस किस्म के हादसा से महफूज रहें, और लोगों को भी चाहिए कि कुछ अकल करें, कुछ होश के नाखुन लें और कुछ देखभाल के गाड़ियाँ चलाएँ। गाड़ियाँ लेकर दूसरों को मारने के लिए सड़कों पर ना निकलें, बल्कि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानों की भी हिफाजत करें। आप तो फिर शायद बच जाएंगे, दूसरा तो मारा जाएगा। तो खुदारा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस ना करें, और खुदारा अपनी जान की अगर आपको परवाह नहीं है तो खुदा के लिए दूसरों की जान की कम से कम परवाह कर लें। इसी के साथ नाजरीन, ये सियासत की बात और ये मसले मसाइल तो चलते ही रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अलावा भी
मसाइल और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, तो मसाइल और भी हैं पाकिस्तान में सियासत के सिवा। नाजरीन, मुझे जाना है एक वक्फे पर। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक और मसले के हवाले से आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि मसाइल अगर हल करने की विल हो, अगर ख्वाहिश हो और अगर नीयत हो कि कोई मसला हल करना है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है दुनिया में जो हल ना हो सके। पाकिस्तान की तालीम के निज़ाम पर अक्सर बड़ी बात होती है कि सरकारी स्कूलों में वसाइल नहीं है, सरकारी स्कूलों के पास फंड्स नहीं है, सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट सेक्टर के बेंचमार्क को मीट नहीं करते। तो आपको पाकिस्तान का एक ऐसा सरकारी स्कूल दिखाएंगे कि जो न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को मीट करता है बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो प्रोग्रेशन वो बच्चों को दे रहा है, जिस किस्म की तालीम के जो एवेन्यूज़ वो बच्चों को फराहम कर रहा है, ये VR ग्लासेस और आजकल की जो AI और जो कंप्यूटर लैब्स और ये इस किस्म के सारे शशके हैं जो स्कूल में मौजूद हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स नहीं दे सके। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में मैं जानती हूँ कि ये चीज़ नहीं है, वो एक सरकारी स्कूल में मुहैया कर दी गई है स्टूडेंट्स को। बच्चियों का ये स्कूल है, लेकिन ऐसे और भी स्कूल्स हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद के स्कूल्स में इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं ये बच्चों को दे दी गई हैं। दुआ हमारी ये है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम का वो मयार मिले जो उसको दुनिया में किसी से भी पीछे ना रखे, बल्कि वो सबसे आगे निकल सके। तो तालीम के हवाले से और स्कूल के विज़िट के हवाले से आपको एक खुसूसी अपना सेगमेंट दिखाएंगे। मैं स्कूल आई हूँ नाजरीन, और स्कूल में पढ़ने नहीं आई, मैं अपना स्कूल का वक्त गुजार आई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैं एक ऐसे स्कूल में आई हूँ कि जिसके हवाले से हम ये कह सकते हैं और हम वो होप, उम्मीद की जो किरण है, वो जो मैसेज है कि भाई पाकिस्तान में भी अगर हम कुछ करना चाहें तो वो 110% पॉसिबल है। सिर्फ 100% नहीं, 110% पॉसिबल है। दुनिया जहान की इनोवेशन, दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी, वो जो VR NK शैनके, वो जो सारा एक शशका होता है, उसके साथ जो लर्निंग एसोसिएटेड है, वो सारा कुछ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के एक स्कूल में मौजूद है। और ये सिर्फ इसी एक स्कूल में मौजूद नहीं है, ये इस शहर के दीगर भी जितने स्कूल्स हैं अर्बन एरियाज़ के उसमें मौजूद है। और आगे का प्लान ये है कि रूरल एरियाज़ में भी ये सारी फैसिलिटी को लेके जाना है। अब मैं आपको दौरा कराऊंगी स्कूल का, इस स्कूल के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, वाकई लैपटॉप्स हैं या ये सिर्फ हमें बताया गया कि लैपटॉप्स हैं। ये सारी तहकीक और तस्दीक करके आपको हम आज इस सेगमेंट से फारिग करेंगे। और एक ज़बरदस्त सा टूर है, मैं तो देख के मेरी आंखें खुली रह गई। काश हमारे टाइम में भी ऐसा स्कूल होता तो हम भी कहाँ, नहीं हम इधर ही होते। लेकिन ज़बरदस्त लर्निंग सेंटर एक बना हुआ है पाकिस्तान में, और आपको इसका विज़िट कराते हैं। मेरे साथ रहिए। मेरे साथ फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब मौजूद हैं, और वानी साहब का तारुफ कराने की यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वानी साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मैं वानी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। और जो नहीं जानते वानी साहब को, उनके लिए हम बता दें कि हमारे शोज़ में मुतअद्दिद मरतबा आपने वानी साहब को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो एजुकेशन का ध्यान या रुझान डेवलप हुआ और जिस तरह से हुकूमती वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल हुए ताकि तालीम का मयार बेहतर किया जा सके, वो सारा वानी साहब की बदौलत है। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब। थैंक यू वानी साहब। अब इस स्कूल के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हम ICG F6 में मौजूद हैं, जो कि गर्ल्स कॉलेज है और इस्लामाबाद गर्ल्स कॉलेज है। इसको रिफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म करने में आपको टाइम कितना लगा, पहले तो ये बताएं। 7-8 महीने जी, टोटल 7-8 महीने लगे मुझे इसमें रिफॉर्म करने में। बात यह है कि काम को साइमल्टेनियसली करना चाहिए। फंड्स थे, कर लिए पैदा, ठीक है पैदा। तो बात यह कि फंड्स ना होने की वजह से काम को नहीं रोका। अच्छा, काम स्टार्ट किया, जब आप परफॉर्म करते हैं फंड्स आपको फॉलो करते हैं। फंड्स हमेशा सक्सेस स्टोरी के पीछे जाते हैं, तो हुकूमत से भी मिले, प्राइवेट सेक्टर से भी मिले, नॉन प्रॉफिट सेक्टर से भी मिले। और यहाँ की स्कूल की लीडरशिप जो है उसने इसको बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। यानी कि प्रिंसिपल सारी टीम्स, बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत अच्छा, और बच्चों ने उसकी ओनरशिप ली। तो जो हमने एक्सपेंडिचर किया, बच्चे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये 7-8 महीने से इसके स्क्रैच भी नहीं है, किसी दीवार पे कोई आपको चीज़ भी नजर नहीं आ रही है। तो अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको श्रीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में लेके जा रहा हूँ। और ये हमने एक कोवर्किंग स्पेस बनाया है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ बैठ के वो अपने फारिग औकात में सुबह के टाइम पे हमारी स्कूल की बच्चियाँ कंप्यूटर्स को यूज़ करें फॉर एक्सेसिंग देयर लर्निंग, और शाम के टाइम पे हमारी हॉस्टल की बच्चियाँ या जो बाहर बच्चियाँ हैं, हॉस्टल बोर्डिंग भी है, बोर्डिंग भी है जी, बोर्डिंग भी है। अच्छा, तो वो बच्चियाँ वो भी आके यूज़ करें। और आप ये देखें, हमने इसको पूरा कस्टमाइज़ किया है। इट्स सोलराइज, 100 MBS की फ्री इंटरनेट अवेलेबल है, कि जो भी टेक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सोलर पे चल सकती है। तो ये 100% बच्चियों के लिए फ्री है। एंड उन बच्चों को हमने लैपटॉप भी खुद खरीद के फ्री दिए हैं, ताकि ये बच्चे इसको एफिशिएंटली, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। डिजिटल हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दे विल गेन मोमेंटम बाय लर्निंग मोर एंड मोर IT स्किल्स। तो ये देखें, दीज आर द क्रोमबुक्स ऑन विच
They are free to search anything. The best thing about Chromebook here is कि ये इनको safe digital surfing भी सिखा रहे हैं कि आप how to do it, अपनी digital IDs create करेंगे, उसके बाद जब ये search करेंगे then they will know that we know what they are searching. So वो जो आपको जहन में बताऊँ कि ताकि इनको डिसिप्लिन में लाया जा सके, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो इनकी मॉरल और सिक्योरिटी वाइज उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो। वानी साहब, ये जो लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ई रोजगार सेंटर, ये वो जो शाम को लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, जो अपने पैसे जनरेट करते हैं, ये उनके लिए तो ई रोजगार। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ के भी? नहीं, यहाँ के एनीबॉडी, इट्स ओपन 24/7 फॉर गर्ल्स ओनली। अच्छा, फॉर गर्ल्स ओनली। और इसका के 5 बनाए, 2 बच्चियों के लिए और 3 बच्चों के लिए। और उससे इनकम भी जनरेट होती है, यानी कि अगर कोई आकर यहाँ उनके लिए नहीं, अगर यहाँ पर आकर मैं मिसाल के तौर पे ई रोजगार फ्री मेरा कोई है, अच्छा ये फ्री है, हमने फ्री, ताकि टू इनकरेज पीपल टू कम एंड सिट। बाकी जगह प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे दे आर बीइंग चार्ज्ड, यहाँ पे फ्री है, हमारे पास फैसिलिटी फ्री, कोवर्किंग स्पेस हो गई एक तरह से, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। नहीं, स्कूल तो मैंने देखा बड़ा शानदार है। अब वानी साहब, वेयर टू? सो वी आर गोइंग टू द माइंड गेम्स रूम। तो ये माइंड गेम्स रूम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप रास्ते में देखेंगे कि हमने बच्चों को रिसाइकलिंग की तरफ फोकस करने के लिए गार्बेज की डिफरेंट कैटेगरी से इंट्रोड्यूस कराया है। अब ये देखें, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड पेपर, ट्रैश कैन। तो ये ट्रैश कैन्स को बच्चों को हम इंकरेज कर रहे हैं, दे शुड लर्न अबाउट इट एंड दे शुड यूज़ इट, और उनका नॉलेज अबाउट वेस्ट को रिसाइकलिंग का और उसको मैनेज करने का एक इम्प्रूव हो। और ये आपने हर स्कूल में दिया? हर स्कूल में। वानी साहब, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वानी साहब। मैंने कहा काम करने की नीयत हो तो पैसा बहुत, ना नियत हो पैसा कोई नहीं। ये बात सही बात है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ आवर माइंड गेम्स रूम। हम बच्चों को अब देखें, लुक एट देयर फेसेस, दे आर चैंपियंस, दिस इज़ अ चैंपियन। तो ये आपको बताएंगी कि ये चेस क्यों खेलती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, और ये बच्चों को ट्रेन भी करती हैं, ये ट्रेनर भी है हमारी। अच्छा, और इस रूम में और कौन कौन सी गेम्स होती हैं? इस रूम में चेस होती है, स्क्रैबल होती है, और सीक्वेंस होती है, और रूबिक्स क्यूब भी होता है, और कैरम भी है। लूडो एंड कैरम आर फॉर 1 to 3 ग्रेड। अच्छा, मैंने तो देखो 1 to 3 ग्रेड लेवल ही माइंड गेम खेली है, और मैंने कैरम ही खेला है। लेकिन अच्छा, अब आप लोग चेस खेलते हो, ज़रा चेस के हवाले से मैं बैठ जाऊँ इधर? इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा सीख भी लेते हैं ना। हमारे साथ कौन कौन है? नाम पहले आपका? मेरा नाम हफ्सा है। हफ्सा। और आप? मेरा नाम महरोश है। महरोश है। अब यहाँ पर आप दोनों जूनियर्स को सिखाती भी हैं बच्चों को? जी, हम लोग सिखाते हैं ताकि आगे जाके वो भी अच्छे प्लेयर्स बन तो ये क्यों सीखें, क्या फ़ायदा है इसका? ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारा जो IQ है वो इससे रेज होता है, हमारे जो सेल्फ इस्टीम है वो बूस्ट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट डेवलप होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। नहीं तो अगर कोई मैं हार जाऊँ तो मैं लड़ाई ना करूँ अगले से? नहीं, इसी को तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है। जी, क्योंकि हमारा रीडिंग लेवल भी बढ़ता है, और आपके सोशल इंटरेक्शंस वो भी इम्प्रूव होते हैं, और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इससे अच्छा होता है। अच्छा, मैं मजाक कर रही हूँ नाजरीन, कोई बच्चा ये देख रहा हो तो अगर हार गए तो लड़ना नहीं है, अगली दफ़ा जीत भी सकते हैं। अब मुझे ज़रूरत थोड़ा सा ये सिखाएं कि ये खेलते कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये नाम बताती हूँ इनके। ये होते हैं पॉन्स, और ये है रुक, ये है नाइट, और ये बिशप है, और ये किंग, ये क्वीन है, और ये किंग है। और ये पॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, और बाकी सब 2-2 होते हैं, और जो किंग और क्वीन होते हैं वो एक सिंगल होते हैं। अभी आप तो मूवमेंट मैं इनको थोड़ी बहुत बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका मेन मोटिव क्या होता है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपने दूसरे अपोनेंट के किंग को आपने मारना है, बट अपने किंग को एट द सेम टाइम आपने बचाना है यूजिंग सम ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स। और इसकी मूवमेंट, अब जो हमारा रुक, इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मूवमेंट सीखने में, बट रुक जो है वो हमारा स्ट्रेट चलता है और हॉरिजॉन्टल चलता है। इसका रास्ता खाली होना चाहिए, और ये अनलिमिटेड स्टेप्स चल सकता है। अच्छा, इतनी बड़ी छलांग? कहीं भी मार सकता है, जाने को तो यहाँ पे भी जा घोड़ा भी तो होता था पहले। वो घोड़ा कौन सा वाला है? ये रहा हमारा घोड़ा, ये रहा, ये थोड़ा घोड़े की चाल क्या होती है ये बताओ? घोड़े की एल शेप होती है, ये एल इधर बन रहे यहाँ पे, तो ये एल शेप में चलेगा। इसको वैसे नाइट बोलते हैं, यानी कि डायगोनल, मतलब 2 स्टेप स्ट्रेट, और बाकी जो 1 स्टेप है वो इधर या इधर या इधर। ये एल बन रहे हैं ना, एल यहाँ पे एल बन रहा है, ये सारे इस तरह। भाई इन बच्चों को बहुत पता है, मैं नहीं सीख सकती। हाँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में मैंने ये सीखना हो तो मैं इधर ही आके एडमिशन ले लूँ। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको सिखाने में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। अच्छा, आगे चलते हैं, और आगे हमें वानी साहब कौन सी जगह लेके जाएंगे ये देखते हैं।
स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें बच्चों को इंटरैक्टिव मोड में मैडम लेक्चर्स दे रही हैं, सोलर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और जब इससे क्वेश्चन बनेगा, Q&A होगा, तो बच्चे अपने क्लिकर्स पे इसका जवाब देंगे, असेसमेंट सामने आ जाएगी, इंडिविजुअल को भी पता चल जाएगा और क्लास की कलेक्टिव असेसमेंट भी हो जाएगी। यही होगा मैडम? ठीक है, ये जरा स्क्रीन भी दिखा देते हैं आगे जाके। क्लिकर मैडम को यूज़ करके Beta, we have this true and false question, and students can submit their responses at a time. ठीक है, यानी क्या है? Our solar system consists of sun, 8 planets, asteroid and comets. True, false. We have 2 options for it. अच्छा, Beta, अब ये बच्चे जो हैं इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। करें ना, ज़रा वोटिंग करें। beta, either it is true or false. हर बच्चे का देखें इंडिविजुअल नाम और नंबर है, वो आ रहा है, सबका जवाब आता जा रहा है। ये सब बच्चों के नाम हैं, अनीका, अनमोल, आलमगीर, अंजेश, नूर, अनुषा, आयत, इन सब के नाम हैं। They have given their response. अच्छा, दे दिए रिस्पॉन्स। अब वो कैसे पता चलेगा? वो green आ रही। हाँ, ये इन्होंने क्या कहा है? ट्रू है। जी और अगर किसी ने कहा फॉल्स है तो वो रेड में आएगा। जी। अच्छा, तो ये क्लिकर्स हैं हर बच्चे के हाथ में, और टीचर्स जो हैं वो इनसे सवाल कोई पूछते हैं, और उस सवाल के ऊपर जाहिर है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होता है, और फिर उसके बाद ये जब जवाब देते हैं तो इसमें है जी येस साइन, येस नो, एब्सटेन भी करते हैं, जिस तरह वो UN की वोटिंग होती है उसमें एब्सटेन भी ये कर सकते हैं अगर किसी को जवाब ना पता हो। ये बच्चे आपका है, थैंक यू। ये जो आप मुझे करते हुए देख रहे हैं ये है आउटडोर जिम, और ये आउटडोर जिम यहाँ पर बच्चियों के लिए लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चियाँ यहाँ पर कोई कराटे शराटे का कुछ कर रही थी, लेकिन ये आउटडोर जिम है। बेसिकली यहाँ पर मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगाया गया है, और यहाँ पर बच्चियाँ आके जो अपना फारिग टाइम है उसमें अपनी जिमिंग या जो फिटनेस के हवाले से अपनी तैयारी शहरी है वो कर रही होती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा शौक पूरा कर लूँ, जो कुछ मैंने स्कूल में नहीं किया वो मैं आज स्कूल में करूँगी। ये मैडम दिस इज क्लास ग्रेड 5 है। ओके, और ये कोडिंग पढ़ रहे हैं या चैट जीपीटी पढ़ रहे हैं? ChatGPT में they are creating a story right now. चैट जीपीटी को यूज़ करके, AI को यूज़ करके ये स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। और फिर later on they will convert the story into visuals using AI. So AI. basically I'm telling them how they can create a content using AI tools and how they can generate visuals using artificial intelligence. जी, तो ये कौन सी क्लास है वानी? ये हाई इम्पैक्ट IT लैब है, हाई इम्पैक्ट IT लैब, जिसमें हम सरकारी स्कूल में जिसमें हम दिन के टाइम बच्चे इसको अपने रेगुलर स्टेम, कंप्यूटर, कोडिंग, पाइथन के लिए यूज़ करते हैं, और शाम को नेक्स्ट सेशन से डाटा साइंस, AI और ब्लॉकचेन के टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होंगे, जिसमें BSc के ग्रेजुएट के बच्चे 3 महीने के कोर्सेज करेंगे जो कि हाईली एम्प्लॉयबल होंगे। तो इस तरह की हमने 70 लैब्स बनाई हैं। तो ये 70 लैब IT, हाई इम्पैक्ट IT लैब 70 इस तरह की हो गई। एक वो वर्चुअल रियलिटी है जो कि हम आपको दिखाएंगे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। द फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, कलरफुल खूबसूरत दीवार है, ये बच्चों ने खुद पेंट की हुई है, और पेंट से मुझे इस चीज़ का ख्याल आया। ये देखें, ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये दरख्त वगैरह पेंट किया है। 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं किताब। स्कूल या तालीमी इदारे ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को आते हुए घर से एक एक्साइटमेंट महसूस हो। ज़ाहिर है घर में उनके पास हर किस्म की सहूलत है, वो खेलते हैं, खाना पीना उनकी अम्मियाँ उनका ख्याल रख रही होती हैं। स्कूल में आते हुए हमेशा हमें तो कम से कम एक डर खौफ रहता था। वो डर खौफ जो है वो अच्छे टीचर्स दूर कर सकते हैं अगर वो आपको तालीम के उस मयार पे ले जाएं जो आपको सिखाना चाहिए उनको। और फिर उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, कलर्स होने चाहिए, डल एक डेड किस्म की एनवायरनमेंट स्कूल्स में होती है जब, तो फिर बच्चे भी उस स्कूल में जाते हुए घबराते हैं, कतराते हैं, उनका पढ़ने का फिर दिल कोई नहीं करता। अब मेरे साथ आप और चलें, आपको और भी विजिट अभी हमारा रहता है थोड़ा सा, और भी 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एरियाज़ हैं वो स्कूल के दिखाएंगे। वानी साहब, ये क्या है जी? ये बेसिकली गूगल क्लासरूम है। इसमें बच्चों को गूगल क्रोमबुक्स पे डिजिटल सेफ ID के साथ उनको सर्फिंग करना सिखाते हैं, गूगल क्लासरूम की डिफरेंट एप्लीकेशंस करना सिखाते हैं, सो दैट दे शुड नो हाउ टू सेफली सर्फ द होल गूगल वर्ल्ड एंड ये इंटरनेट। और आप देखेंगे अंदर बच्चों को कि कितनी एक्साइटमेंट से वो काम कर रही है। चलते हैं जी द लैब में। ये हमारी हेल्थ इन्फर्मरी है, हमारी बड़ी एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स हैं, एंड यू सी everything which is required for a health infirmary is here. First aid here है, medicine यहाँ है, diagnostic ये है, eyesight है, height है, weight है, blood pressure है, temperature है, ये stretcher जो है, wheelchair है, beds हैं,
एवरीथिंग इज फूड सप्लीमेंट्स है, फॉलिक एसिड की भी सप्लीमेंट को दिए जाते हैं। तो ट्रायाज की जैसे ट्रायाज की इफ नीडेड ट्रायाज की फैसिलिटीज़ पूरी अवेलेबल हैं। रोबोटिक्स लैब में हूँ मैं और यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल का ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ साथ और भी यहाँ पर दीगर जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि कोई ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग वगैरह, ये हम पूछेंगे कि ये किसके हवाले से है। एक ये है एडवांस सिक्योरिटी इन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है? यस मैम। कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 7। अच्छा, ग्रेड 7 में, माशाल्लाह। ये क्या है एडवांस सिक्योरिटी इन सोसाइटी? मैम इसमें हमारे पास 2 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, टूल बूथ सिस्टम एंड डोर सिक्योरिटी अलार्म। बेसिकली डोर सिक्योरिटी अलार्म यूज़ हम लोग इस वजह से करेंगे, इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स यूज़ किए हमने। बैटरी, जंपर वायर्स, बजर एंड आईआर सेंसर। आईआर सेंसर यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को सेंस करने के लिए यूज़ होता है। अगर अब ये इसमें हमारे पास ये है कि इसके ना सामने जब भी कोई भी चीज़ आएगी, जैसे अगर एग्जांपल मेरा हैंड है तो ये जब सामने आएगी तो ये साउंड क्रिएट करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर बिल्डिंग के सामने कुछ भी आया है तो वो हमें पता चल जाएगा कि कोई आया है। यानी कि जब कोई लोग गुजरते हैं Yes, या ma'am. गार्ड को आपको बिठाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज Yes, यू ma'am. हैव द अलार्म। यस मैम, क्योंकि बजर हमने इसमें इस वजह से यूज़ किया क्योंकि ये साउंड क्रिएट करता है। और अब ये देख सकते हैं आप, अगर हमने बैटरी कैप को इससे उतारा तो ये वर्क नहीं करेगा। जब हम बैटरी कैप को अटैच करेंगे तो फिर ये वर्क करेगा। वेरी गुड भाई। अच्छा, अब ये हम एक बैंक के प्रोजेक्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पर फायर डिटेक्टर, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इन बैंक, ये सारी चीज़ें, ये भी हम बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दुआ। दुआ, ये बैंक क्यों बनाया हुआ है आप लोगों ने? ये क्या प्रोजेक्ट है? ये सिक्योरिटी सिस्टम हमने इसमें बनाया। इसमें हमने 2 सिक्योरिटी सिस्टम बनाए, एक है लाइट डिटेक्टर और ये फायर डिटेक्टर। जब मैं इसके सामने अपना हाथ लाऊंगी तो ये मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और एलईडी लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा कि इस तरह जो है वो अगर कोई बंदा एटीएम से पैसे निकाल रहा होगा तो वो जब पैसे निकाल के चला जाएगा तो जो लाइट होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जब वो आएगा तो वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और ये फायर डिटेक्टर, जब बैंक में कभी भी आग लग जाती है तो बंदे जो है वो अलर्ट हो जाएंगे बजर की मदद से कि आग लग रही, और वो बैंक से बाहर निकल जाएंगे। तो बजर भी बजेगा, यानी कि अब कोई बैंक नहीं लूट सकता। नाजरीन, ऐसा ही है। ये वीआर लैब है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की लैब है। वहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, वर्चुअल रियलिटी की जो ग्लासेस हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं। इनसे ज़रा बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या देख रही हैं और ये इस क्लास में होता क्या है। हमारे साथ टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I am Hina. I am the teacher of biology. So this is our virtual reality room. You can see. अच्छा, अब ये रियलिटी वीआर को हम तो एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, वही हमने घूम फिर लिया, फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए। ये वर्चुअल रियलिटी इनकी एजुकेशन के साथ किस तरह से एक्चुअली ये जो ना इसमें हम लोग ना 3D आप इमेज बच्चों को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ तो मैं बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाती हूँ। तो हार्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप हार्ट को आप चारों तरफ से हार्ट को कैसे देखोगे? वैसे तो हम कहते हैं हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आप चैम्बर के अंदर फिर उसके बाद जो उसकी वॉल्स हैं या फिर इस तरह आप डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहते हैं कि कुछ ग्लैंड्स या कुछ सिक्रिएशंस होती हैं, तो फिर वो सिक्रिएशंस भी इवन के आप उसमें भी आप देखोगे। यानी कि वो एक साइंस के सब्जेक्ट्स में तो खैर इसका की इस्तेमाल है कि चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स में आपने अगर कोर समझना है, जो उसका अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो देखनी है, तो वो आप वर्चुअल रियलिटी की क्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, दिमाग में क्या आप हिस्ट्री की चीज़ों को आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर बच्चियों ने वीआर ग्लासेस लगाई हुई हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या देख रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रही हैं आप? आई एक्सप्लोर्ड द दुबई एरिया। दुबई? अच्छा, ये दुबई पहुंची हुई हैं जी। अगली वाली से पूछते हैं, आप कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। माय नेम इज़ आमना और मैं अभी लंदन में हूँ। ये लंदन में है जी, ये लंदन में है। मुझे भी कोई दिखा दो भाई, कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोई लंदन, कोई बरतानिया वगैरह, मैं भी देख लेती हूँ। अच्छा, इसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ये माइक मैं मैडम को पकड़वाऊँगी और ये हम देखेंगे कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। वाकई भाई, ये तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू और रिज़ल्ट। और अच्छा, हम अब स्कूल के पॉडकास्ट रूम में बैठे हैं, एज़ यू कैन सी बिहाइंड मी, कि हम पॉडकास्ट के एक स्टेशन पे हैं। माइक शाइक यहाँ पर पड़े हैं और पॉडकास्ट यहाँ पर होती हैं, ऐसा ही है मनाहिल? जी बिल्कुल, ये पॉडकास्ट रूम है बेसिकली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो है एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम सोशल इश्यूज़ पे, ग्लोबल इश्यूज़ पे जितने भी हैं वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ और फेमिलियर फेसेस के साथ, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं और हमें बहुत कुछ सोचने का मौका भी मिलता है और हमारे थाट्स ऑफ कोर्स एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होते हैं।
क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे साथ अब 2 और छोटी बच्चियां बैठी हैं और मेहरमा बैठी हैं और मैमूना बैठी हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप और इस हवाले से बात करती हैं। अब इनसे ज़रा हम एक पॉडकास्ट करने की ये कोशिश सी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरमा। वालेकुम अस्सलाम। मेहरमा, ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारे आइडियाज़ जो हैं, ये इतनी यंग एज में आप लोग जब पढ़ते हैं, समझ आती है कि ये क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? जी, हम लोग इसी के बारे में एक फेसलेस वीडियो बनाते हैं जिससे हम लोग को पढ़ने में आसानी होती है AI टूल्स के साथ। अच्छा, और क्या फ़ायदा होता है इसका? हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी हम लोग को ज़्यादा नॉलेज होती है। आप बताएं मैमूना, आपने इस सारी एक्टिविटी से क्या सीखा? आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है? हाँ, अब हमें ना पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे कि अब हम ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं करते। सबसे पहले अच्छा भाई, लिखने से तो जान ही छूटी। चलो, हम साइंस खत्म और ही हो गया इंग्लिश किस्सा। को मर्ज करके पढ़ते हैं और सबसे पहले मैम हमें टॉपिक देती हैं, फिर हम उस पर कंटेंट डेवलप करते हैं और उसके बाद डेवलप करते हैं। ये मैंने अपने मास्टर में सीखा था, जो मैं बरतानिया से करके आई थी मास्टर में। और आप कौन सी क्लास में? क्लास 5। भाई, नेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए अगर हम सही प्रायोरिटीज़ पर और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, टाइम की भी, पैसे की भी, अपनी एनर्जी की भी, तो आप देखें ये कौम क्या से क्या नहीं बना सकती पाकिस्तान हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं, तो उसका जो भी वो फेसलेस वीडियो बनाते हैं, वो क्या होती है? मतलब कि चेहरा किसी का नहीं होता, आवाज़ होती है, सिर्फ वॉइस ओवर्स करते हैं आप लोग। और वो हम ChatGPT साइड डिस्क्रिप्शन लेते हैं और पैराग्राफ्स लेते हैं, तो वो फिर साउंड जो होती है वो फिर हमें मतलब हमें याद हो जाता है ना सारा। वीडियो से भी जो वो वीडियो की साउंड होती है वो हमें सारा वो पैराग्राफ याद हो जाता है, तो फिर हमें इस तरह आसानी होती है पढ़ाई करने में। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। तो आज के इस सारे सेशन में जो मैंने सीखा, कम से कम मैं आपको वो कीवर्ड्स बताती हूँ। AI, टेक्नोलॉजी, ChatGPT, गूगल, रोबोटिक्स, प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये अभी जो मैंने सीखा, फेसलेस वीडियोस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो स्कूल लेवल पे शायद हमारे वक्त में या हमसे पुरानी जनरेशन्स के वक्त में थे नहीं, क्योंकि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप भी शायद नहीं हुए थे उतने लेवल पे और उतने ग्रैंड स्केल पे ये ऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। मीकू मियाँ स्कूल गए थे। मीकू मियाँ स्कूल गए की कहानी। फ़रुख स्कूल जाने के लिए खड़ा था, अभी स्कूल की बस आने में देर थी और आज भी वो यही ज़िद कर रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये ज़िद बच्चे तब करते हैं नाजरीन जब उनको स्कूल का एनवायरनमेंट वैसा मिले जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जब डर हो, खौफ हो, टेंशन, स्ट्रेस, फेल हो जाऊंगा, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो अब्बू डांटेंगे, टीचर नाराज़ हो जाएंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, जब ऐसा एनवायरनमेंट हो, एक अजीब सी कैफियत हो बच्चे पे तारी, तो वो फिर स्कूल आना पसंद नहीं करते। अगर वैसी एनवायरनमेंट हो जैसी एनवायरनमेंट में इस वक्त मैं बैठी हूँ, तो फिर आप यकीन जानिए कि बच्चों को स्कूल आने के लिए माँ बाप को उठाना नहीं पड़ेगा सुबह सुबह, वो खुद उठेंगे और अपने दोस्तों से मिलने, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने, खेलने, लर्निंग के लिए स्कूल आने में खुद दिलचस्पी लेंगे। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F6 में मैं मौजूद हूँ और ये टूर भी इसी सारे स्कूल का था और ज़बरदस्त फैसिलिटी डेवलप हुई है, मज़ा आया मुझे। और कहा यह जा रहा है कि ये फैसिलिटी इस्लामाबाद के दीगर स्कूल्स में भी मुयस्सर अब कर दी गई हैं और अगला प्लान जो है वो ये है कि रूरल स्कूल्स की तरफ भी जाया जाए और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ को लेकर जाया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स की लर्निंग की, एनहेंसमेंट, गूगल अर्थ, AI, कल्चर, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ जब हम देखते हैं तो हमारे दौर में ये शायद चीज़ें इतनी नहीं थी क्योंकि उस वक्त दुनिया में ये कॉन्सेप्ट्स उतने डेवलप नहीं हुए थे। अब दुनिया इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। अगर हमने अपने बच्चों को या अपनी कौम को बनाना है तो अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आना है और उनके स्कूल की एनवायरनमेंट ऐसी कंड्यूसिव बनानी है कि वो कंड्यूसिवली लर्निंग एनवायरनमेंट हो, उसको मज़ा आए स्कूल आते हुए। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया और आई होप कि इन बच्चों को भी मज़ा आया होगा स्कूल में। कहा यह जाता है कि इन बच्चों को, और बल्कि मैं आपको जानने से पहले एक और बड़ी अहम बात बताऊं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है, और वो ये है कि इन बच्चों को स्कूल में एक फ्री मील अ डे भी दिया जाता है, यानी कि जो टाइम वो स्कूल में गुजार रहे हैं उसका एक फ्री मील पूरा उन बच्चों का खाना होगा। उसमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं, पूरे हफ्ते का मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। उसमें सप्लीमेंट्स भी उन बच्चियों के लिए एडेड होते हैं या ऐड किए जाते हैं डॉक्टर के अप्रूवल के मुताबिक ऑफकोर्स, कि जिनमें कोई कमज़ोरी है, कोई बच्ची एनीमिक है, किसी में फॉलिक एसिड या आयरन की कमी है, तो उसको सप्लीमेंटेड खाना वाना जो है वो दिया जाता है। तो वो भी एक यहाँ पर एक ऐसी बात है जो कि बड़ी काबिल तारीफ़ है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हर बच्चे को इस किस्म की तालीम की एनवायरनमेंट और सहूलत मैसर हो और पाकिस्तान का हर कस्बा, हर देहात में भी ऐसा स्कूल मौजूद हो।